मोहम्मद गोरी के बारे में अभी तक हम लोगों ने देखा कि गौर वंश का उदय कैसे होता है और गजनवी वंश के लोगों को कैसे ये पराजित करते हैं और उस समय की स्थिति को भी देखा कि भारत में क्या स्थिति है। उत्तर पश्चिम में सिंध मुल्तान की स्थिति, अजमेर के चौहानों की स्थिति, कन्नौज में गढ़वाल राठौरों की स्थिति, बंगाल में पाल और सेन वंश, गुजरात में सोलंकी वंश, जय जगभूति के चंदेल बुंदेलखंड के, दक्षिण के देवगिरी के यादव, वारंगल के काकती, द्वार समुद्र के होयसल, मदुरा के पांड्य, इन सब के बारे में अभी तक हम लोगों ने देखा। उसके आगे अब आप बात करते हैं कि इनके आक्रमण का उद्देश्य क्या था, भारत पर क्यों आक्रमण करना चाहते थे। सबसे पहली बात होती है, उस समय विस्तारवादी नीति थी, साम्राज्य विस्तार की इच्छा थी और एक सामान्य इच्छा थी, कोई नई नहीं थी। हर एक साम्राज्य चाहता था अपना बड़ा से बड़ा हो जाए। उसके लिए हमेशा संघर्ष चलता रहता था। भारत के छोटे छोटे राज्य भी आपस में लड़ते रहते थे अपने साम्राज्य विस्तार के लिए और विदेशों में भी यही हो रहा था। सब जगह की स्थिति एक जैसी थी। अब बात आती है कि गोरी इधर क्यों आया। अगर वो चाहता तो वो पश्चिम की तरफ जाता, किसी और तरफ चला जाता। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वो साम्राज्य विस्तार कर ही नहीं सकता था, क्योंकि और दिशा में अगर वो जाने की कोशिश करता तो उसी के समान शक्तिशाली, महत्वाकांक्षी और सशक्त शासक थे। इसलिए यह उत्तर की ओर साम्राज्य विस्तार नहीं जा कर सकता था, पश्चिम की ओर भी नहीं कर सकता था। दक्षिण में ज़्यादा स्कोप नहीं था, इसको पूर्व ही जाना था और पूर्व का मतलब था भारत। भारत अपने राजनीतिक, सैनिक, सामाजिक दोषों के कारण बहुत कमज़ोर स्थिति हो गई थी। इसलिए यह अपना साम्राज्य विस्तार भारत की तरफ करना चाहा। यह भी चाहता था कि जो गजनवी वंश है, जिसके ऊपर इसने अपने साम्राज्य को स्थापित किया, उसके कुछ वंशज यहाँ भारत में पंजाब के आसपास राज्य कर रहे थे। यह सोच रहा था कि अगर सिंध और मुल्तान के लोग भी, जो मुस्लिम राज्य हैं और गजनवी भी मुस्लिम हैं, और तीनों अगर मिल गए तो संगठन बना लिया तो मुश्किल हो जाएगा इसको। अपना साम्राज्य विस्तार करना भी मुश्किल होगा और यह भी मुश्किल होगा कि आगे बढ़ सके, अपने आप को स्थापित कर सके। इसलिए ये चाह रहा था कि इन तीनों को हरा दे। इसके अलावा इसकी इच्छा थी, जो एक सामान्य साम्राज्यवादी शासकों की होती ही है, धन की पिपासा, धन संपत्ति की इच्छा। और इसके लिए भी यह चाह रहा था कि भारत जो बहुत विख्यात था, प्राचीन काल से विख्यात रहा है, यहाँ धन संपदा बहुत अधिक रही है और यहाँ से उसे लूट में मिल सकता था। इसके पहले लोगों ने लूटा था, उसका भी उदाहरण उसके सामने था। भारत का इतिहास उसके सामने था, गजनवियों का इतिहास सामने था। तो इसने भी सोचा कि भारत चलेंगे तो हम बहुत सारा पैसा प्राप्त करेंगे, धन संपत्ति प्राप्त करेंगे, उससे शक्तिशाली सेना भी तैयार हो जाएगी, खर्च भी चलेंगे, ऐसा भी करेंगे। अब इसके लिए धर्म प्रचार
को एक साधन बनाना था। वास्तव में कहा जाता है कि धन संपत्ति के लिए इसने भारत पर आक्रमण किया और उसके लिए धर्म प्रचार का सहारा लिया, यह दिखाने के लिए कि हम धर्म प्रचार के लिए चल रहे हैं और हम वहाँ पर गैर मुस्लिमों को मारेंगे, इस्लाम का प्रचार करेंगे, मूर्ति पूजकों का नाश करेंगे, मंदिरों मूर्तियों को विध्वंस करेंगे। और यह एक बहुत बड़ा काम है, पवित्र सेवा है, इस्लाम की बहुत बड़ी सेवा है। ऐसा कहने से उसको फ्री में, मुफ्त में जिहादी मिल जाएंगे। किसी को भी बहकाने का आज तक वही तरीका होता है कि किसी को अगर धर्म के रूप में बहका दो तो बिना पैसे के लड़ने के तैयार हो जाए। तो यही चाहता था वो कि धर्म प्रचार का उसने एक बहाना लिया। धर्म प्रचार तो करना होता है, दूसरा तरीका होता है कि हम तरह तरह से उपदेश दें, अपने धर्म की बखान करें, लेकिन ऐसी बात नहीं। उसमें तो बात ये थी कि मुफ्त में जिहादी मिल जाते हैं। बहरहाल जो भी है, इसने दिखाया कि हम देखो धर्म प्रचार कर रहे हैं, मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, मूर्तियों को तोड़ेंगे और मंदिरों को तोड़ेंगे, बौद्ध जैनों को भी हम बर्बाद कर देंगे। यह कह करके धर्म प्रचार की भावना इसने लोगों के सामने प्रकट करने की कोशिश की और यह चाहता था कि अब इसमें लूट भी लिए, मंदिरों को लूटा तो संपत्ति मिली, मूर्तियों को तोड़ा, उतने से ही उसके साथ के सैनिक खुश हो गए, जिहाद लगाने लगे, नारा लगाने लगे, वो भी फ्री में काम हो गया। अब वो चाहने लगा कि उससे हमें इस्लाम जगत में एक प्रतिष्ठा भी मिल जाए, क्योंकि उसके पहले इसको कोई जानता नहीं था, इतना ज़्यादा अभी प्रतिष्ठित नहीं हो पाया था। तो यह चाह रहा था कि हमें इस्लाम जगत में सम्मान प्राप्त हो जाए और इसके लिए भी इसने ये तरीका अपनाया कि भारत पर आक्रमण किया जाए। अब बात आती है कि हम उसके आगे चलते हैं कि इसने जो भारत पर आक्रमण किए उनकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसका जो आक्रमण होता है 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण होता है। मुल्तान बहुत छोटा सा राज्य था, दुर्बल राज्य था, कमज़ोर राज्य था, आसानी से इस पर कब्जा कर लेता है। यहाँ शिया मत को मानने वाले थे, जबकि गोरी लोग सुन्नी थे। यह दिखाने को भी इनको मिल गया कि हमने एक हमारे विधर्मी को हमने मार दिया और मुल्तान पर अधिकार कर लिया। अब वो वहाँ पर अधिकार कर लेता है, वहाँ के धर्माचार्य जो थे शिया मानने वाले, उनको हटा देता है। इसके बाद वो सिंध पर आक्रमण करता है। सिंध से भी पहले संभवतः उच्च पर आक्रमण करता है। उच्च में कहते हैं कि भट्टी राजपूत थे और भट्टी राजपूत में जो रानी थी वह मोहम्मद के वचनों में फंस गई, उसके प्यार में फंस गई और उसी ने ही अपने पति को मरवा डाला और ये आसानी से वहाँ कब्जा कर लेता है, दुर्गों पर अधिकार कर लेता है। उसी ने निमंत्रण दिया। लेकिन यह है, कहानी बहुत सही नहीं लगती है। ऐतिहासिक खोजों से ऐसा नहीं लगता कि ये सत्य हो, क्योंकि उस समय सिंध और मुल्तान के किसी भाग पर कोई राजपूत शासन कर रहा हो, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, इतिहास में खोजने पे नहीं मिल रहा। अब जो भी है, इसने वहाँ अधिकार कर लिया, तो सिंध और मुल्तान पर अधिकार कर लिया। 1182 तक उसने पूरे सिंध को कब्जे में ले लिया। उसमें इसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उसको देवल बंदरगाह भी मिल गया। एक बंदरगाह मिल जाना बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद अब यह 1178 में गुजरात पर आक्रमण करने की सोची, क्योंकि इसको ध्यान था कि महमूद गजनवी आया था और भारत में जब गुजरात गया और सोमनाथ को लूटा तो उसको इतनी संपत्ति मिली थी कि उसको ले जाना भी मुश्किल हो रहा था। जितने भी उसके पास ऊँट थे, साधन थे, सब पे लादा।
और ढो के ले गया था सोना चांदी सब। तो इसने भी सोचा कि हम सीधा वहीं आक्रमण कर लेते हैं और वहाँ हमें बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। यह सोच करके उसने तैयारी के साथ राजस्थान के मरुस्थलों से होता हुआ गुजरात पर आक्रमण करने के लिए चला। गुजरात पहुंचता है तो वहाँ भीमदेव तैयार खड़ा था। अब वहाँ पहुँचने पर उसने आक्रमण कर दिया। अब ये लंबी दूरी चल के गए थे, राजस्थान की एरिया से थके थकाए गए थे। बहुत आसानी से गुजरात के राजा ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया और इसको भागना पड़ा वहाँ से। इसके सैनिकों की हालत ख़राब हो गई और वहाँ से वापस आता है। वहाँ से वापस आने के बाद हिम्मत नहीं हारता, हारने के बाद भी हिम्मत नहीं हारता और भारत पर फिर आक्रमण करता है। 1179 ईस्वी 1179 ईस्वी में यहाँ मलिक खुसरो शासन कर रहा होता है और यहाँ पहुंचकर वो आक्रमण करके पेशावर के आसपास अपना अधिकार जमाता है। पंजाब पर पूरे एक साथ कब्जा नहीं कर पाया था, ये ध्यान रखने की बात है। इसको कई बार आक्रमण करने पड़े और थोड़ा थोड़ा ही आक्रमण करके यह धन लूट लूट करके ले जाता था। अगली साल 1181 ईस्वी में यह फिर से गुजरात पर आक्रमण करता है और पंजाब पर आक्रमण करता है और दूसरी बार ये खुसरो ने क्या किया कि उसको कुछ धन दिया, अपने लड़के को बंधक के रूप में दिया और समझौते कर लिया। फिर 4 साल बाद 1185 में फिर से पंजाब पर आक्रमण करता तीसरी बार और फिर सियालकोट को जीत लेता है। अब खुसरो मलिक जो था या मलिक खुसरो, यह हार जाता है। 1186 में फिर गोरी पंजाब पर आक्रमण करता है और अब इस बार लाहौर तक पहुंच जाता है। यद्यपि उसे लाहौर पर कब्जा नहीं कर पाया, लाहौर को अपने कब्जे में नहीं ले पाया। अब उसने सोचा एक छल कपट का मार्ग अपनाए। उसने मलिक खुसरो को समझौता करने के लिए आमंत्रित किया कि हम लोग एक बार समझौता कर भी चुका था, तो उसने सोचा फिर से हम समझौता करने का इसे नाटक देते हैं और वो आ जाएगा। और हुआ भी वही। मलिक खुसरो बातचीत के लिए निमंत्रण भिजवाया तो वो वहाँ जाता है और जैसे वो पहुँचता है उसे बंदी बना लेता है और बंदी बनाकर सीधा गौर भेज देता है, जहाँ एक बंदी की हत्या करने में उसे बहुत टाइम नहीं लगेगा। स्वाभाविक सी रूप वो बंदी था। तो उसने 1192 ईस्वी में मलिक खुसरो की हत्या करवा देता है और अब उसे कोई बहुत दिक्कत नहीं रह गई पूरे पंजाब को जीतने में, क्योंकि अब वो वहाँ तक पहुँच चुका था कि जहाँ तक पंजाब विजय में अब कोई बाधा न बने। अब इसकी सीमाएं पंजाब पर आ गई। पंजाब के पास से इधर पृथ्वीराज चौहान की सीमा और इधर दूसरी तरफ इसकी सीमा आ गई। अब जो संघर्ष होना था साम्राज्य विस्तार के लिए, इन दोनों के बीच होना था, पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में। और यह युद्ध लड़ा जाता है
तराइन के मैदान में। आज इतना ही, अगले एपिसोड में फिर हम देखेंगे। तब तक के लिए हम आगे बढ़ते हैं और आप सबका धन्यवाद।